हेलो टू एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं DIDA पर, जहां पर मैं दीवान सिंह आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि आपके आने वाले NDA एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की जो ये अभ्यास सीरीज में मैं आपको माई 10 बेस्ट क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। इन 10 क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाओगे। आज के चैप्टर में हम ले रहे हैं सेट थ्योरी के क्वेश्चंस को, और ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए या जहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चंस को पढ़ेगा, ये बोला गया इफ फाई इज द नल सेट। आपको पता है एक वॉइड सेट होता है, एक नल सेट होता है, एक एम्प्टी सेट होता है, जिसको हम किसके थ्रू डिनोट करते हैं। इसको हम फाई को हम एम्प्टी सेट ही बोलते हैं। आपको पता होगा इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट ही बोलते हैं, यानी नल्ला सेट। जैसे कि सपोज आपको पता है ऐसे बहुत सारा एक देश है अभी वो एक नल सेट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के बारे में पता है ना। तो फाई इज अ नल सेट। और आगे बोला गया देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये बहुत बार क्वेश्चंस आया गया है। और एम्प्टी सेट यानी टाइप्स ऑफ सेट के अंदर ना एम्प्टी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है आपके पास इसमें जिसमें ये पूछता है कि बताओ इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नल सेट को नॉन एम्प्टी सेट हो। तो इसमें आपके पास सबसे बोला गया है कि एम्प्टी सेट है। अगर फाई को एक नल सेट के द्वारा, फाई एक नल सेट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको क्या एक फाई इक्वल्स टू 0, क्या ये नल सेट को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल गलत बात है। 0 एक एलिमेंट है, फाई एक सेट है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये ऑप्शंस गलत है आपके पास, क्योंकि फाई याद रखना। देखो मैं थोड़ा सा भी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्या फाई इक्वल्स टू ये भी क्या नल सेट को रिप्रेजेंट करता है? ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो आपके पास जो ये वाला पार्ट है आपके पास, ये पार्ट तो आपके पास एम्प्टी सेट है, बट ये जो पार्ट है दैट इज अ सिंगलटन सेट। इसको बोलते हैं सिंगल। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी सिंगल में होंगे, तो ये सिंगलटन सेट है। सिंगल का मतलब तुम एक ही होंगे केवल। तो यहां पे भी अगर इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है तो इसका मतलब ये सिंगलटन सेट है, ये फाई सेट है। क्या दोनों आपस में कभी बराबर होते? कभी भी बराबर नहीं होते। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्या ये बात ये बिल्कुल सही है? क्या ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है क्या ये नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप देखिएगा फाई इक्वल्स टू, फाई एक नल सेट है, बट अगर इसी चीज को मैं फाई को सेट के अंदर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये फिर से एक सिंगलटन सेट हो जाएगा, और ये फाई एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो यहां पे ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, ये मेरे भाई लोग क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। ये तो बात समझ आई। तो ऑप्शन नंबर डी ही तो बचा। तो यहां से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो ये फाई होता है इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट, और इसी को एक और तरीके से डिनोट करते हैं खाली सेट। इसी तो बोला गया इसको एम्प्टी सेट। भाई सेट तो है बट खाली है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और इसको कहीं हम जाके फाई भी बोलते हैं। तो एक चीज मैं आपको यहां पे थोड़ा बहुत समझाना चाहूंगा, देखिए समझेगा। देखो होता क्या, एम्प्टी सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एनडीए में बहुत ज्यादा। अगर आप एनडीए के एग्जाम के हिसाब से सोच रहे हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि यहां से एम्प्टी सेट के बारे में क्वेश्चंस आता है। देखो होता क्या आपके पास, एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, या इसको आपके पास इस तरह के सेट से भी इसको डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को। और अगर यही सेट ये फाई है, अगर ये किसी सेट के अंदर आ जाए तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये क्या है आपके पास एक सिंगलटन सेट है। क्या ये बात समझ आई कि नहीं? ये सिंगलटन सेट है। और अगर सपोज करो बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर अगर जीरो सेट के अंदर आ जाए तो ये भी एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, ना कि ये एक एम्प्टी सेट की तरह। तो ये भी क्या है आपके पास एक सिंगलटन सेट है। क्या ये बात समझ आई? तो यहां से याद रखना सिंगलटन सेट होता क्या है, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं क्या, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल्ला सेट। ओके आगे चलें। और एक अगर कोई भी एक सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो उसको बोलते हैं आपके पास सिंगलटन सेट। ये बात समझ आई? ओके चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। मैंने कहा था आपको कि एग्जाम में आपके पास यहां से 2 या 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं एम्प्टी सेट से। कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है? पहला क्वेश्चन बोलेगा कि एम्प्टी सेट को डिनोट करना एक बहुत अच्छा चीज है, मतलब डिनोट करने के तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई बताओ इन चारों ऑप्शन में से एम्प्टी सेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो आपके पास सेकंड थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बोलता है बताओ इनमें से कौन सा ऐसा जो नॉन एम्प्टी सबसेट है। यानी कोई नॉन एम्प्टी पूछा गया, बहुत अच्छे से पढ़ना। तो देखिए पहला ऑप्शन देखो, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। इवन मतलब सम संख्या, हिंदी वाले भी सुन लो। इवन मतलब इवन मतलब होता है सम, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। बताओ सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। तो आपको पता है सर 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5, ऐसे
भाई प्राइम नंबर कौन से, तो जो खुद से डिवाइड होते हैं वही तो होते हैं, या 1 से डिवाइड होते हैं, तो यार तो बोल रहा है इवन भी होना चाहिए, तो केवल 2 है, तो ये क्या आपके पास सिंगलटन सेट है। और आपसे पूछ रहा है नॉन एम्प्टी सेट, मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो गया, पर हम दूसरे ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि सर एक्स सच दैट, इसको पढ़ते हैं एक्स सच दैट करके पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और एक्स एक रैशनल नंबर आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हुआ प्यारे भाई। तो यहां से x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2, और x बराबर आ गया आपके पास अंडर रूट के अंदर 2, और अंडर रूट के 2 अंदर आने का आपको पता ही है भाई, क्लास 10th में आप क्या पढ़ते हो कि अंडर रूट प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ये अंडर रूट क्या है आपके पास, अब परिमेय संख्या है, तो ये x एक जो आपके पास वैल्यू आई वो एक परिमेय संख्या नहीं, यानी एक रैशनल नहीं है, इरेशनल है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट। ये किसका एग्जांपल है भाई, एम्प्टी सेट का है, ना कि नॉन एम्प्टी सेट का है। क्या है बात समझ आई। दूसरा एग्जांपल आपके पास, ऑप्शन तो पहला ही सही हो चुका है पर हम इसको पढ़ रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स 8 से छोटा होना चाहिए, तो x लेस देन 8 कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 6 5 ऐसे करके 1 तक होगा। साइमल्टेनियसली क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए, तो 12 से बड़ी यानी 13 हो गया, 14 ऐसे कुछ होगा, आगे भी चलता रहेगा। तो बोल रहा है कि भाई x नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं इनके बीच में। भाई 8 से छोटा और 12 से छोटा, 12 से बड़े के बीच में कोई सा नंबर आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो ये भी क्या आपके पास एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। मैं दोनों ही चीजें प्यारे भाई बहनों, मैं आपको दोनों ही चीजें साथ बता रहा हूं कि एम्प्टी कौन सा है, नॉन एम्प्टी कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइन है, कोई कॉमन पॉइंट होता है नहीं, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी सर एग्जांपल किसका है बताइएगा, जल्दी बताओ, ये किसका एग्जांपल है आपके पास, ये आपके पास एग्जांपल है एम्प्टी सेट का। ये एग्जांपल किसका है, एम्प्टी सेट का। ये किसका एग्जांपल है, एम्प्टी सेट का। और ये वाला जो है ये किसका एग्जांपल है आपके पास, नॉन एम्प्टी। और अगर मैं नॉन एम्प्टी के अंदर ही पूछूं तो ये इसके अंदर केवल एक एलिमेंट है, तो बताओ एक एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर होता है तो कौन सा होता है वो सेट। तो आप बोलोगे हम भी सिंगल, सर भी सिंगल, तो उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या ये बात समझ आई। तो इसको बोला जाता है, अगर सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट है तो उसे बोला जाता है सिंगलटन सेट। और अगर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, आप फाइव के तरह से बोलते हैं एम्प्टी सेट। और अगर सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है और आप उसको काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, तो उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। और एक होता है सपोज बहुत सारे एलिमेंट है, उसको आप काउंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या आगे चले, ये बात समझ आ गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। यहां से मैं 2-3 क्वेश्चंस, मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जिसके थ्रू मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को बता सकता हूं। मैं मिनिमम क्वेश्चन से मैक्सिमम आउटपुट देना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए। ये बोल रहा है कि सर अगर ए बी सी डी किसी सेट ए के अंदर के एलिमेंट है तो आपसे पूछ रहा है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, अब सर ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखो समझिएगा। होता क्या है, सपोज करो ए कोई आपके पास ये लिखा है, ए के अंदर लिखे हैं ए बी, चलो दो ही लिख लेते हैं, ये आपके पास ए और बी एलिमेंट किसी सेट के अंदर। मैंने कहा सर ये सबसेट बताओ जरा इसके, तो बनाओ जरा सबसेट ऑफ ए बनाओ जरा। तो आप बोलोगे सबसेट ऑफ ए में एक लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फाइव जो होता है वो सबका सबसेट होता है। यहां से आपके पास ए इसका अलग हो जाएगा एलिमेंट, बी अलग हो जाएगा, और एक आपके पास ए बी आ जाएगा। ये सारे इसके सबसेट है। सर सबसेट होता क्या है, ये जो सबसेट है इसे ही बोला जाता है सेट का बेटा। सबसेट को क्या होता है, सेट का बेटा बोला जाता है। तो बेटे के अंदर बाप के सारे गुण आने चाहिए तभी तो बोलेंगे। अगर मैं सपोज करो ए के अंदर, सपोज करो ए बराबर लिखा है ए बी सी डी 4 लिखा है, और बी के अंदर लिखा है ए कॉमा बी, तो आप बोलोगे बी इज द सबसेट ऑफ ए, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे ए के अंदर है, तो बोलोगे बी सबसेट है किसका, ए का। जैसे आपके अंदर, सबके अंदर जैसे पिताजी के गुण होते हैं तो बोलेंगे ना भाई इसका बेटा है ये। तो ऐसे ही अगर सबसेट बना रहा हूं मैं इसके ए सेट के, मैं अगर सबसेट बना रहा हूं तो ये 4 सबसेट होने, 2 की पावर n होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। अगर मुझे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं इसके ए के, या आपके पास को 2 की पावर n बोलेंगे, तो 2 की पावर n यहाँ पे कितने एलिमेंट है आपके पास, 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपके पास टोटल पॉसिबल क्या हो जाएंगे, आपके पास सबसेट बन जाएंगे इसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में सबसेट। अब बोल रहा है सर ये तो प्रॉपर सबसेट बोल रहा है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। आपने कहा सर कि ठीक है
इसके सारे बनने चाहिए। तो खुद का बेटा खुद कैसे हो सकता है, ये ना खुद का बेटा खुद कैसे हो सकता है, ये बोला जाता है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो कि गलत बात है, ये प्रॉपर नहीं है ना। तो इसी चीज को सही करने के लिए फिर सबसेट का एक अपडेटेड वर्जन लाया गया जिसे बोला गया प्रॉपर सबसेट। मतलब प्रॉपर सबसेट के अंदर ये एलिमेंट हटा दिया जाता है। तो आपके पास पहले कितने थे, 4 थे, अब कितने हो जाएंगे, 3। तो ये 3 प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। तो यहां पे कितने एलिमेंट है, तो इसको आप बोलोगे सर 2 की पावर 4 यानी कितना 16। ये तो आपके पास क्या बन गया, 2 की पावर 16 क्या होगा, सबसेट होंगे। और अगर मैं एक माइनस कर दूंगा, समझ रहे हो ना, माइनस ये वाला जब बोला जाता है ना एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ जो होता है, अगर मैं उसको हटा दूं तो यहां से आपके पास कितने हो जाएंगे, इसका आंसर 15 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बात को समझिएगा, देखो अगर मुझे किसी सेट के सबसेट निकालने हैं तो सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर मुझे नॉन एम्प्टी सबसेट बताने, नॉन एम्प्टी सबसेट, तो इसका आंसर होता है 2 की पावर n माइनस 1। अगर मुझे प्रॉपर सबसेट बताने हैं, प्रॉपर सबसेट तो कितने आएंगे, प्रॉपर सबसेट के अंदर भी फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। अगर मुझे नॉन एम्प्टी, ये फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनडीए बहुत बार क्वेश्चन आया यहां से, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट बताना है, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, तो याद रखिएगा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सेट कितना होता है 2 की पावर n माइनस 2। ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया बड़े इंपॉर्टेंट है, एनडीए के एग्जाम पॉइंट से बहुत आए हुए क्वेश्चन यहां से आप प्रीवियस से लगा के देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये बहुत बार ये डायरेक्टली स्टेटमेंट में भी आए हुए क्वेश्चन है, ये बात समझ आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया आपके पास वो बी आ गया। आपसे ये पूछा गया था प्रॉपर सबसेट, अगर यहीं से ये पूछता नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट बताइए तो कितना आता आंसर 14। अगर यहीं से पूछता बताओ इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4 यानी कितने बनते 16। और यहीं से अगर ये पूछता बताइएगा नॉन एम्प्टी सबसेट कितने आएंगे, तो नॉन एम्प्टी सबसेट कितने आते 15। क्या ये बात समझ आई, चारों पॉइंट मैंने आपको एक पॉइंट समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मजा आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा है तो भी बने रहेगा क्योंकि आपको यहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो ये मैंने ना ये क्वेश्चन जो था ये प्रीवियस में 2-3 बार लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने क्या करा, इन सारे के पॉइंट्स को एक पॉइंट लिखा और मैंने कहा कि बताओ इनमें से विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। तो यहां से ये बोला गया आपके पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है जी। द नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिल्कुल सही बात। मैंने कहा था अगर मैं ए और बी एक सेट के अंदर के एलिमेंट है तो अगर मैं इसके सबसेट लिखना चाहूंगा तो सबसे पहले क्या लिखता हूं मैं 5 लिखता हूं। तो ये बात बिल्कुल सही सर। नल सेट यानी एम्प्टी सेट, वॉइड सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिल्कुल सही बात। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अभी बताया था कि इसका एक सबसेट ये खुद भी होगा। जैसे यहां तो ए हो गया, एक यहां पे आपके पास क्या हो गया बी हो गया, और एक खुद हो जाएगा ए कोमा बी। तो खुद का सबसेट खुद भी हो गया, जो कि गलत बात है ना, खुद का बेटा खुद नहीं हो सकता। तो यहां से ये पहली बात एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सही बात, स्टेटमेंट 2 भी सही। अगर एक सेट, मैंने कहा था ना आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लाए हूं जो इंटरकनेक्टेड है। इफ अ सेट हैज अ 10 एलिमेंट्स, एक सेट के अंदर 10 एलिमेंट्स है तो देन इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट एक सबसेट जो होता है ना, जैसे सबसेट ये सबसेट, जब इस सबसेट को मैं इनक्लोज कर दूंगा करली ब्रैकेट से तो यही जो सबसेट है पावर सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सेट ऑफ सबसेट, सबसेट का ही जो सेट बना दिया जाए उसी को हम पावर सेट बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सर सेम आएंगे, तो इसमें भी सर 2 की पावर n ही होता है। तो इसमें कितने एलिमेंट है आपके पास 10, तो ये जाएगा 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 एलिमेंट होता है। क्या ये बात समझ आई, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं आई। पावर सेट घात समुच्चय जो होता है ना, पावर सेट क्या होता है, जो सबसेट आपने बनाया है, जो सबसेट बनाते ना, तो सबसेट को ही ये सबसेट बना दिया, इसको लास्ट में करली ब्रैकेट से अगर इनक्लोज कर दिया जाए यानी सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। ये बोल रहा है नेक्स्ट, द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव। आपको अगर आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेट थ्योरी के अंदर, ये पढ़ा है ना आपने कि क्या बोला गया यूनियन ओवर, यानी अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। बिल्कुल सर, हमने पढ़ा, ये आपने पढ़ा होगा डी मॉर्गन्स लॉ, ये एक साथ ही पढ़ते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसे आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यही तो है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये आपके पास चौथा स्टेटमेंट सही है, द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव, बिल्कुल सही बात है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट,
यूनियन का, ये आपके पास ए यूनियन बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट, कहा लिखा था द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है डी मॉर्गन्स लॉ, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ, यहां भी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है भाई, इसको बताइएगा। तो आपको पता है सर, डी मॉर्गन्स लॉ से हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही तो है। और यही बोल रहा है ये कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, ये वाली बात, सेट इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। तो पहला भी सही है आपके पास, एक बार दोबारा से इसको कलर चेंज करके, पहला भी सही था, दूसरा भी सही था, तीसरा भी सही था, चौथा भी सही था और पांचवा भी सही था। 1 2 3 4 5 के पांचों सही है। छठे को पढ़िएगा, जल्दी से बताइएगा कौन सा इसका, क्या ये छठा ऑप्शन जो छठा स्टेटमेंट दिया क्या करेक्ट दिया गया है? ये बोल रहा है सर, इफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अगर ए और बी का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ टू सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, मतलब ए माइनस बी है, इसका मतलब फाई कब आएगा? ए में से बी घटाना है। देखिए समझिएगा, मैं थोड़ा सा इसको मिटाई दो, देखो ए माइनस बी, बहुत अच्छे से आपको डायग्राम, वेन डायग्राम समझ, अगर थोड़ा सा वेन डायग्राम ही समझ आएगा तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। इसको मिटा देते पहले। देखिए आपके पास बोला गया डिफरेंस, देखिए समझिएगा, ये बोला गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस का मतलब, अगर आप वेन डायग्राम बनाओगे, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ये ए है और ये बी है, ठीक है, ए और बी है। यहां समझिएगा क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं निकालना ए माइनस बी निकालना है सर, ए में से बी को घटाना है। मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज बोला जाए तो ए माइनस बी का मतलब क्या है सर, ए में से बी घटाना है। तो सर ए क्या है? तो आप बोलोगे सर ए तो ये, इसमें से बी का कौन सा पार्ट है बताइए, जल्दी से बताइए। तो बोलोगे सर बी का पार्ट तो ये वाला है, तो इसको हटा दो, तो मेरे पास कितना? सर हमारे पास तो केवल ये वाला पार्ट बचेगा। तो जो ये ग्रीन में कर रहा हूं अभी, ग्रीन वाला पार्ट जो कर रहा हूं, यही मेरे पास ए माइनस बी है, इसी को बोलते हैं ए माइनस बी का डिफरेंस। ए में से बी घटाना, तो सर ए में से बी घटाएंगे तो किसके एलिमेंट बचेंगे? तो सर अगर ए में से बी को घटाओगे तो ए के ही एलिमेंट बचेंगे, इसके अंदर जो भी बचेगा वो ए का ही बचेगा। सर बी माइनस ए, तो पूरे बी में से ए घटा दो तो यही तो बचेगा। तो पूरे बी में से मैंने ये घटा दिया तो यही तो बचा, बी में से ए घटा दिया, तो इसे बोलते हैं सर बी माइनस ए, और इसको बोलते हैं ए माइनस बी, या इसी को बोलते हैं ओनली ए, और इसी को बोलते हैं क्या? ओनली बी बोला जाता है। केवल और केवल बी और केवल ए किसको बोलेंगे? वेन डायग्राम समझ आया कि नहीं है? तो ए माइनस बी मतलब ए में से बी हटा दो। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो, द डिफरेंस ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द एम्प्टी सेट। ये बोल रहा है सर अगर मैं ए में से बी को घटा दूं और फाइव आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं सर, घटा दो। ये सर ए और बी के अगर सेम होंगे तो क्या बात, ए के भी एलिमेंट सेम हो, बी के भी एलिमेंट सेम हो, सर सही बात है, ये नॉर्मल तो आप नहीं सोचोगे ना। आगे बोला गया देन टू सेट मस्ट बी इक्वल। मस्ट, तुमने अंग्रेजी पढ़ी होगी, मस्ट, मस्ट मतलब होना ही चाहिए, ऐसा किसने बोला? ऐसा भी तो बोल सकते हैं, अगर देखो अगर ऐसा होना है ए माइनस बी, अगर आपके पास, समझना बात को, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये जो आप, ए माइनस बी अगर एम्प्टी सेट है तो अगर ए के अंदर के एलिमेंट सपोज करो ये लिखे ए बी सी, ये ए के अंदर के एलिमेंट लिखे और बी के अंदर लिखे सपोज करो ए बी सी और डी, तो अगर मैं ए में से बी घटाऊंगा ना, ए में से बी घटाऊंगा तो ये सारे एलिमेंट घट जाएंगे, तो कितना आएगा आंसर? 5। तो ये दोनों है नहीं बराबर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ऐसा इसलिए यहां से एक चीज समझना, अगर ये कंडीशन है, अगर दोनों का डिफरेंस एम्प्टी सेट आ रहा है ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी का डिफरेंस 5 आ रहा है, इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये बात कंफर्म हो चुकी है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी स्टेटमेंट सेकंड गलत है। हर बार नहीं, किसके वजह से? मस्ट की वजह से। अगर ये लिखा होता मैं भी इक्वल तो ये करेक्ट हो सकता है कि भाई कभी कभी अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाए तो ये दोनों इक्वल टू 5 हो सकता है, मस्ट की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। क्या ये बात समझ आई बात समझ के नहीं आई? चलिए समझ आ गई होगी, आगे चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा इसको ट्राई कीजिए, क्या आपका अनुमान है इसके बारे में, सोचिए जरा। अगर बोला गया है सर ये वाला जो है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा जी सर यू को तो रिप्रेजेंट यू से करते थे, ये तो नया तरीका आ गया, यू ही मान लो, क्या दिक्कत है? राम को श्याम मान लो, श्याम को राम मान लो, यही तो है। अगर इसको एक यूनिवर्सल सेट कहा जाए और P एक सबसेट है इसका, मतलब P इसका पुत्र है,
ठीक है जी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? अच्छा जी, ये पूछा गया इज इक्वल टू विच ऑफ द ऑप्शंस। ओके करते हैं। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लें। तो आपको पता है सर, ये तो आपको पता है ना क्या कि सर u में से अगर a हटाते हैं तो a कॉम्प्लीमेंट आता है, क्या ये बताए a कॉम्प्लीमेंट। तो सर यूनिवर्सल सेट में से अगर p घटाऊंगा तो सर यहाँ पे p कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या ये बात सब बात सहमत हो मेरे से? इतना तो बात समझ होंगे। और सर यहाँ पे यूनियन है, और सर यहाँ पे p में से अगर मैं सॉरी क्या लिखा था, p में से यूनिवर्सल सेट घटाऊं तो भी p में से, तो यहां पे आपके पास p में से इनवर्सल सेट घटा दूं तो ये हो सकता है ऑप्शंस में थोड़ा सा, तो यहां पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, ये p कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहां पे p कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, यहां पे थोड़ा सा इसका आंसर p माइनस ना होके u माइनस p हो, तो इसका आंसर p कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और इन दोनों का अगर आप यूनियन लोगे तो कितना आएगा आपके पास, p कॉम्प्लीमेंट आएगा। और इसका अगर आप इंटरसेक्शंस लोगे p के साथ, मतलब यहां लिखा है p नॉट, यहां पे लिखा है p, भाई इन दोनों के बीच में कॉमन होगा कुछ, कुछ भी नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आपके पास आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात बोला गया है कि अगर एक यू सेट इनवर्सल सेट है तो ये बोला गया है अगर p इसका सबसेट है देन व्हाट इज द कंडीशंस। तो याद रखना आपके पास म्यू में से p घटाएंगे तो आपके पास p कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहां पे घटाओगे तो p कॉम्प्लीमेंट आएगा, और इन दोनों का यूनियन लोगे तो p कॉम्प्लीमेंट आएगा, और उसका इंटरसेक्शन p के साथ लोगे तो आपके पास a और a नॉट का इंटरसेक्शन कितना आएगा, 5 तो आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोला गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भी, वेन डायग्राम से रिलेटेड है आपके पास। वेन रिलेटेड क्या बोला गया, व्हाट डज द शेडेड रीजन ऑफ द वेन डायग्राम गिवन रिप्रेजेंट। ओके देखोगे, अगर आप देखोगे ये पूरा पार्ट आपके पास सी वाला पूरा पार्ट शेडेड है और ये वाला पार्ट भी शेडेड है। तो पहले वाले को हम वेन डायग्राम से देखेंगे। पहले का वेन डायग्राम क्या बना गया, आप देखोगे सर यहां पे लिखा है ए इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शंस बी कॉम्प्लीमेंट बना है, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, और इसको मैं डी मॉर्गन्स लॉ से क्या बोल सकता हूं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूं। और अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको एक बॉक्स के अंदर जमा कर दूं, देखिएगा समझिएगा, बॉक्स के अंदर एक एक बना के सिखा रहा हूं मैं पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बना रहा हूं, तो ए कॉम्प्लीमेंट, अब आपके पास ए यूनियन बी कितना हो जाएगा सर, ये ए है और ये बी और ये सी है, तो ए यूनियन बी हो जाएगा, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए और बी का जो ये पूरा पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये ए और बी का पूरा पार्ट, इसको छोड़ के, मतलब इसको छोड़ के मतलब कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट आपके पास, अगर ए और बी को छोड़ दिया जाए, ये वाला पार्ट, ए और बी को छोड़ के सारा पार्ट, और उसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले लिया जाए, तो केवल आपका पास ये वाला पार्ट ही बनेगा, ये वाला पार्ट शेड होगा। जबकि आपके पास इसमें सर ये वाला पार्ट भी है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। इतनी बात समझ आई। ये वेन डायग्राम बनाने आने चाहिए, बिना वेन डायग्राम बनाए हुए क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के भी सॉल्व नहीं होते, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे बिना वेन डायग्राम के सॉल्व नहीं हो पाएंगे। चलेगा नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, सेकंड ऑप्शंस को चेक करते जाएगा। देखिए आपके पास बोला गया है सर ए इंटरसेक्शंस बी। अब देखिए यहां पे समझिएगा, देखो मैं यहीं पे बना लेता हूं इसका डायग्राम, यहां पे देखिए इसी के अंदर समझ लेते। देखो ए इंटरसेक्शंस बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये कलर ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है। अगर मैं इसको इंटरसेक्शन ले लूं किसके साथ, भाई ये किसका डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम बनाया मैंने ये ए इंटरसेक्शन बी है। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन ले लूं किसके साथ, सी नॉट के साथ, तो सी नॉट के साथ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो पूरा बाहर का पार्ट आ जाएगा, और फिर मैं यूनियन ले रहा हूं सी के साथ, तो मेरे पास कौन सा पार्ट बचेगा, यही पार्ट तो बचेगा। नहीं बात में अगर आप इसको एक एक अलग करके देखोगे, देखो समझा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आ जाएगा। देखिए आपके पास ये बोला गया है कि पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाओ, तो ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया, ए बी और सी। सबसे पहले आपको बनाना ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है जी। और उसके बाद आपको सी कॉम्प्लीमेंट बनाना। अगर मैं सी कॉम्प्लीमेंट बनाऊं, देखो यहां पे ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया, अलग अलग करके देख रहे हैं। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब सी को छोड़ के, तो सी को छोड़ के ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसके पूरा बाहर पार्ट आ जाएगा सी को छोड़ के, ये सी कॉम्प्लीमेंट आ गया।
और ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब इन दोनों को आपके पास क्या लेना, इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो कौन सा पार्ट आएगा आपके पास, तो ये वाला ही पार्ट तो आएगा। इन दोनों के बीच में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है सर। तो अगर आप देखोगे इस चीज को, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, केवल आपके पास जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो ये वाला पार्ट आ रहा है। और उसके बाद बोला गया यूनियन किसके साथ देना है, सी के साथ, इसको सी के साथ जोड़ दो तो यही पार्ट वापस आ जाएगा जो आप चाह रहे हो, सी का पूरा पार्ट आ गया और ये वाला पार्ट आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। वैसे ही आपको सारे वेन डायग्राम बनाने चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया, बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बोला गया ए और बी थ्री सेट्स है, यू एक यूनिवर्सल सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 700 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इतना, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में इतने हैं, ए इंटरसेक्शन बी इतने हैं। आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो देखिए डी मॉर्गन्स लॉ यहां पे भी अप्लाई होना है। आपको पता है डी मॉर्गन्स लॉ थे सर, ये आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस के, क्योंकि आपको घटाना है यूनिवर्सल सेट में से, ये आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, यही तो आएगा। मतलब ए यूनियन बी का नॉट है तो भाई टोटल में से घटा दो, टोटल हमारे पास क्या है यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में से आप इसको घटा दो, तो यूनिवर्सल सेट में कितने आपके पास 700 है, और माइनस में ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एन ए प्लस एन बी। एन ए कितना है मेरे पास 200 प्लस एन बी कितना है 300 माइनस इंटरसेक्शन कितना 100, तो ये कितना हो गया आपके पास 400, और 700 में से 400 गया तो कितना आ गया आपके पास 300 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 300, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये वाला चीज आपसे पूछ रहा है कि सर ये बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शंस बी कॉम्प्लीमेंट में, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शंस बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और अगर ए यूनियन बी बोला जाए होल कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखा जा सकता है, तो आप बोल सकते हो टोटल में से इसको घटा दो सर, एन ए यूनियन बी को घटा दो यूनियन बी, तो आपके पास वही आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई, तो इसका आंसर 300 आ गया। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड है, बताइए जरा। ये क्वेश्चन आपके पास वेन डायग्राम से रिलेटेड है, एक एक वेन डायग्राम आपको बनाना है और बताइए कौन सा, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर एनी थ्री नॉन एम्प्टी सेट ए बी सी आपके पास बोला गया है। पहला डायग्राम, दूसरा, तीसरा, और फिर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहला वेन डायग्राम बनाते हैं, ये वाला, इस वेन डायग्राम को देखिए। पहले वेन डायग्राम में आपके पास ए है, बी है और सी है। देखिए बी यूनियन सी, ये अगर ए ये है, बी ये है और सी है, बी यूनियन सी का मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट, तो बी और सी के सारे एलिमेंट मतलब ये इमेजिनेशन पे होता है, ये जो आपके पास वेन डायग्राम वो इमेजिनेशन पावर पे होता है। तो बी और सी, अब सोचो बी और सी का पूरा पार्ट ब्लैक हो चुका है और उसको ए में से घटा दो, इस पूरे को जब ए में से घटाएंगे तो यही पार्ट तो बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। ये बात समझ आई। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये आया। और अगर मैं इसका दूसरे वाले का, ये तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं राइट हैंड साइड बनाऊं, ये ए है और ये बी है। अब देखिए ए माइनस बी, तो सर ए माइनस बी, ये ए है और ये बी है, ए में से बी घटा दो तो कितना बचेगा, ए में से बी घटाओगे सर तो ये बचेगा। और आगे क्या बोला गया, ए माइनस सी, तो अगर ए में से सी घटा दो, ए में से पूरे ए में से सी घटा दोगे तो सर क्या बचेगा आपके पास, ये वाला पार्ट बचेगा, नहीं सॉरी देखिए आपको ए में से घटाना है, तो अगर देखो ए में से सी घटाना है, पूरे इस ए में से सी घटाना है तो ये वाला पार्ट हटेगा, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा पूरा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। अगर मैं इसका दूसरे कलर से बनाता हूं देखो, तो ये आएगा आपके पास ए माइनस सी, मतलब पूरे ए में से सी घटा दे तो ये तो बचेगा। ओके आगे बोला गया इसका यूनियन, तो अगर इसका यूनियन लोगे तो आपके पास यही तो आएगा। तो दोनों में कहा आपके पास अगर इंटरसेक्शन होता तो होता है, तो ये वाला पार्ट यहां भी शेडेड हो रहा है, तो ये तो दोनों हो नहीं सकते। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए माइनस बी, यहां बना लेते हैं। ए माइनस बी आपको पता है कैसा होगा, ए माइनस बी ये होगा, ए माइनस बी का वेन डायग्राम, ए में से बी घटा दिया तो यही आपके पास जो मैं बना रहा हूं ये ए माइनस बी है। आगे बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, और अगर ये ए है और ये बी है,
पूरे ए में से ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला पार्ट होता है, तो इसको हटा दोगे तो कौन सा पार्ट बचेगा, ये वाला। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड वाला सही है, पहला गलत है। आगे बोल रहा है क्या ये दूसरा स्टेटमेंट, तो ए के बराबर है कि नहीं है, तो अगर हम इसको बनाए ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम कौन सा आएगा, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी आएगा। उसका अगर हम ए और उसके बाद क्या है ए माइनस बी, और तो ए माइनस बी कौन सा आएगा, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए ए माइनस बी कौन सा आएगा, ये वाला, और इन दोनों को यूनियन लिया जाए तो आपको पास पता है ये पूरा पार्ट आ जाएगा, तो ये पूरा पार्ट शेड हो जाएगा इसका, तो ये पूरा पार्ट शेड हो गया, यानी इक्वल टू ए है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड यानी स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 and 3 इज द करेक्ट। ओके, वेन डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए बनाने। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और बेहतरीन क्वेश्चन है ये, 2021 या 22 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम वेयर एक्स एंड वाई जेड आर द 3 सेट्स, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट, जेड में आपके पास टोटल दे रखा है, यानी आपके पास जेड के अंदर टोटल एलिमेंट आपको गिवन है। देख बिल्कुल सही बात है, अगर जेड के अंदर टोटल एलिमेंट गिवन है यानी आपके पास टोटल जेड ये है ना, जेड का सेट ये है, तो आपको पता है सर 12 प्लस 18 प्लस 17 प्लस सी इक्वल टू 90 गिवन है, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा आपके पास 47, तो सी इक्वल टू कितना आएगा, क्योंकि आपके पास ये हो गया 30 और ये हो गया 17, यानी आपके पास कितना हो गया 47, अगर आप इसमें से माइनस करो तो कितना आएगा 43, यानी सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 43। आगे लिखें, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है। हमने सी की वैल्यू यहां से निकाल दिया, देखते हैं इसका काम की जरूरत है कि नहीं है। क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एक्स इन वाई और टू जेड रेशो। अच्छा जी, आपको बोला गया है वाई टू जेड रेशो में, चलो एक बार वेन डायग्राम अब देखना पड़ेगा। आपके पास कुछ इस तरह से बनाया गया था, एक एक्स था और एक वाई था, बोर्ड की समस्या आ जाएगी यहाँ पे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, वाई अपॉन जेड का रेशो 4/5 देगा, चलो यहां से वापस चलते हैं, तो हम एक यहीं पे करते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। हमें दे रखा है कि सर y अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन z इक्वल्स टू आपको 4/5 है, तो ये तो मुझे पता है यहाँ पे 90 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितना है, y में पूरे आ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएंगे सर b प्लस 16 प्लस 18 प्लस 17 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 90 इक्वल्स टू 4/5, 18 पंजे 90, ये हो गया आपके पास b प्लस ये इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास 17 17 17 यानी 51 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 18 पंजे 72, ये हो जाएगा 72। अगर यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे 72 माइनस के 51, तो ये आपके पास आ जाएगा 21, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 21 आ गई। अब हमसे पूछा भी यही गया था क्वेश्चन में कि बताओ b की वैल्यू कितनी है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b आपसे पूछा गया था, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b आपसे जब पूछा गया था तो आप क्या दोगे आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपसे पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि सर इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भाई, इसमें ये चीज इसमें ये है कि आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया उसने, अब निकालो इसकी वैल्यू। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि सर ये तो फॉर्मूला होता है, किसका होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, यही तो होता है इसका। ये किसका फॉर्मूला है, इसी का तो फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन दे रखा तो यहाँ पे क्या आएगा यूनियन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स में कितने हैं, वाई में कितने हैं, जेड में कितने हैं, ये आपको पता ही है क्योंकि आपने यहाँ पे निकाला। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है, आपको ये करना है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दी है, एक्स वाई जेड का यूनियन निकालना है। तो यहाँ पे आपके पास एक्स के अंदर कितना एलिमेंट, वाई के अंदर कितना एलिमेंट और जेड के अंदर कितना एलिमेंट है, ये आपको सम करके बताना है कि इसके वैल्यू कितनी आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए प्लस बी और 106 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे भी आप करना चाहो तो बता देता, थोड़ा सा हिंट से दे देता। देखो ये आ जाएंगे एक्स के अंदर के, ये आपके पास यहां से आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करोगे, प्लस आपके पास एक्स के सारे आ जाएंगे, वाई के सारे आ जाएंगे और जेड के तो हमें पता ही 90। तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपके पास, 19 प्लस 16 106 आ जाएगा। तो बस a प्लस बी इक्वल टू 106 आ जाएगा, a प्लस बी 106 आ जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं। तो आपको ये चीज, तो ये आपके पास सेट थ्योरी के बेस्ट 10 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लेके आए। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लेके आने वाले हैं
वो आपके पास एक बेहतरीन चैप्टर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के, या और कोई भी चैप्टर होगा, चैप्टर वाइज हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों के लिए। अभी जो आपके पास टॉपिक था वो सेट थ्योरी का था, और इसका एनडीए में वेटेज जो होता है आपके पास, वो आपके पास 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज होता है। और मैंने कोशिश करी कि सारे पोर्शन को टच करने की, ताकि आपका कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आ सके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के लिए, तब तक बाय, टाटा।